Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel Target Assess with Kundan Sir. तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ पार्ट सेकेंड और क्लास थर्ड। पार्ट सेकेंड परसेंटेज चैप्टर का परसेंट मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया है, जो 2 आवर्स का है, 2 आवर्स की वीडियो है वो। उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे CDS के एग्ज़ाम्स में, CPO के एग्ज़ाम्स में, CGL के एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम के, UPSI के एग्ज़ाम्स में, फिर DDA का एग्ज़ाम होता है ASO का, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं ASO, है ना। इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये बेनिफिशियल किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आप SI का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेखपाल या पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, या फिर आप इन SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। CDS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर CSAT के, ये UPSC के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। CDS होता है असिस्टेंट कमांडेंट और CSAT, ये सभी UPSC के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम्स हैं। इनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगर परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इन अ विलेज। मैं थोड़ा सा पेस अपना ज़्यादा ही रखूँगा क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं, जो बच्चे CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है। CGL वालों का 2 से 2.5 महीने बाद पेपर है और CPO वालों का भी पेपर आने वाले ही हैं। और इसका एकदम बेसिक पार्ट अगर आप करना चाहते हो, एकदम से जो फाउंडेशन पार्ट, तो वो दूसरी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी करा दिया है। चलिए अब सीधे आते हैं मुद्दे पे। इन अ विलेज 60% ऑफ द एडल्ट्स वर मेल। एक विलेज में 60% मेल थे और बचे हुए रेस्ट वर फीमेल्स। ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस द नंबर ऑफ द मेल्स इंक्रीज बाई 15%, द नंबर ऑफ द फीमेल्स इंक्रीज बाई 10%। तो बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। मान लेते हैं पॉपुलेशन 100 रही होगी, तो 60% अगर मेल हुए तो फीमेल कितने होंगे? फीमेल 40% होंगे। अब ये कह रहा है कि मेल में कितने परसेंट का चेंज आया? 15% का। 60% का 15% कितना होगा? 60 का 15% कितना होगा? अगर आप निकालोगे तो 15/100। 0 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 आएगा, 2 से ये कैंसिल 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा, 3 3 9, यानी इसका 15% 9%, इसका 15% 60 का। अब इसका 10%, 40 का 10%, एक जीरो हटा दोगे, 40 बराबर 100% है, तो 10% बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये 4%। अब टोटल इंक्रीमेंट पूछ रहा है कि पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन 100 थी, उसी को तो डिवाइड 2 पार्ट में किया गया था, फिर ये इतने से बढ़ा था, ये इतने से बढ़ा था, तो टोटल कितना बढ़ा है इसके ऊपर, ये दोनों मिला दिया जाए तो ये 100% के, 40 और 60 दोनों मिला जाता है तो 100% के बराबर हो गया। अब इन दोनों में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 13% का। तो ये इंक्रीमेंट किसके ऊपर हुआ है? 100% के ऊपर हुआ है। तो आंसर यही पूछा हुआ है कि पॉपुलेशन में, विलेज की पॉपुलेशन में इंक्रीज कितने परसेंट का हुआ है? तो ये आ जाएगा 13% है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक्स की सैलरी जो है हाफ है वाई से। एक्स 50% गेन करता है अपनी सैलरी में और वाई गॉट 25% राइज इन हिज सैलरी। वाई 25% गेन करता है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी, दोनों की कंबाइंड सैलरी में। ये बोला गया है स्टार्टिंग में दोस्तों कि एक्स की जो सैलरी है वो वाई की आधी है, हाफ है। अगर वाई को मैं मान लूँ कि 2 थी, तो रेशियो के हिसाब से, तो एक्स की कितनी सैलरी होगी? 1। अब हमें 1-2 लेकर के भी चल सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए इसको बढ़ा करके ले सकते हैं। बढ़ा करके मतलब या तो इसको 10 और 20 बना दो। देखिए रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में जब हमें इंक्रीज करना होता है तो दोनों साइड सेम, इंक्रीज का मतलब मल्टीप्लाई, और इसमें किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करोगे रेशियो में या डिवाइड करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 10 और 20 बन जाएगा। तो अभी भी ये 1-2 का ही रेशियो है, ये 100 और 200 बन जाएगा। तो अभी भी ये ही बेस फॉर्म में जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पे भी है। तो हम या तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, कोई भी लेंगे
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी सहूलियत के हिसाब से कोई भी लोगे आप, कोई अंतर नहीं है उनमें। तो हम सीधे आते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। ये बेसिक्स मैं थोड़ा सा बीच बीच में बताता रहूँगा आपको, है ना, हालांकि और बेसिक पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो कितने का रेशियो है, एक्स और वाई का 1:2 का रेशियो है। हम ले लेते हैं 0 0 दोनों साइड बढ़ा लेते हैं तो 10 है। अब ये कह रहा है एक्स को 50% का राइज मिला, एक्स की सैलरी में 50% का राइज हुआ। अब 10 का 50%, 50% का मतलब आधा, 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा, यानी ये 5 से बढ़ गया। फिर 25%, वाई को 25% का राइज मिला उसकी सैलरी में, तो यानी 20 का 25%, 25% का मतलब था 1/4, 1/4 20 का 1/4 भाग 5 ही होगा, तो यहाँ पे भी 5 जुड़ा, तो ये कितना हो गया 25 और ये हो जाएगा 15। अब ये 15 और 25 का वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि कंबाइंड सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में। इन दोनों का कंबाइंड सैलरी स्टार्टिंग में कितना था, 10 और 20 दोनों जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा कंबाइंड। यहाँ पे कितना होगा, 25 और 15 जोड़ोगे तो 40। इंक्रीज कितना हुआ, 30 से 40 हो गया, यानी 10 का इंक्रीज हुआ 30 पे। मतलब स्टार्टिंग में जो था उसी पे इंक्रीमेंट हम देखेंगे ना, क्योंकि बेस फॉर्म वही है, वहाँ से बढ़ा है ना ये। तो इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे आप तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 100/3 आ जाएगा, 100/3 इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट 33.33%। अगर कभी एग्जाम में किसी एग्जाम में 33.34% भी दे दे तो इसका भी वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम ही होती है। अंडरस्टूड, यही वैल्यू होती है। ये जब वैल्यू लिखते हैं दोस्तों तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप लिखते क्या हो, यहाँ पे बार लगाते हो, और ये वैल्यू लिखते हो तो आप बार नहीं लगाते हो, कि मतलब आपने 4 लगा करके स्टॉप कर दिया। बार लगाने का मतलब ये 3 3 3 3 बढ़ता जाएगा। अंतर यही थोड़ी सा डिफरेंस होता है, बट उसका वैल्यू में कोई बहुत खास डिफरेंसेस नहीं आएगा, तो दोनों ही आंसर मान लिए जाते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि ये ना दिया हो और ये दिया हो तो ये आंसर हो जाएगा। अब दोनों क्या दिया रहेगा सर, दोनों नहीं दिया रहेगा। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक जेड की वैल्यू है, सॉरी जेड की वैल्यू है। एक्स और वाई को इंक्रीज किया है 20 और 30% से, तो कह रहा है कि जेड में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा। हम अपनी तरफ से एक्स और वाई की कोई वैल्यू मान लेते हैं, दोनों को वैल्यू सेम मान लेते हैं 10। तो यहाँ पे क्या आएगा 100, 10 का स्क्वायर, एक्स को वाई को दोनों को 10 माना था, 10 का स्क्वायर 100 होगा। फिर यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर 100 होगा, यहाँ पे 10 और 10 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो यानी जेड की जो वैल्यू आई वो स्टार्टिंग में कितनी आई, 300 आई। ये क्या है, बेस वैल्यू। अब ये इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीज करने के बाद 20% है। एक्स को 20% बढ़ाने पे, एक्स को 20% का इंक्रीज करने पे 10 से 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वाई को 30% बढ़ा रहा है, तो ये 10 से 30% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये लेकर के चलेंगे तो कितना आएगा, देखिए। अब x का स्क्वायर मतलब 144, y का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 156 आएगा। अब सबको जोड़ देंगे, 9 4 13 6 19 15 16 31 31 और 14 45, सॉरी 30 5 45, हाँ 45, और फिर यहाँ पे एक था 46, ये आया। ये इंक्रीज्ड वैल्यू आई है, यानी जेड डैश की वैल्यू है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 300 से 469, यानी 169 इंक्रीज हुआ किस पे, 300 पे। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 0.33, ये इंक्रीमेंट आएगा। क्या ये सही है, ऑप्शंस कोई नहीं मैच कर रहा है इसमें, 56 के पास में है, तो क्या ये सही है। ऐसी चीज़ों को अगर आपको कोई फॉर्मूला कोई कुछ भी याद नहीं आता है तो दोबारा ये नंबर वैल्यू चेंज करके तुरंत के तुरंत देख लो, ये वैल्यू आप चेंज कर लो। एक को, दोनों को सेम माना, अब इस बार x को 10 मान लिए, y को 20 मान लो। अब 10 और 20 क्यों लेता हूँ मैं, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सल चीज़ों पे वो करता हूँ,
कोई भी शॉर्टकट रखने की कोशिश नहीं करता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट रख लो, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा शॉर्टकट रख लो। कितने शॉर्टकट रटोगे आप, कॉन्सेप्ट समझो। चलिए सीधे आते हैं, x बराबर 10 मान लें, यहाँ पे y बराबर 20। अब यही चीज़ें ऑपरेशन यहाँ पे करो, तो इसके नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेस क्या आएगा, z की वैल्यू क्या आएगी, x का 10%, सॉरी x का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर, y बराबर 20 था तो ये 400 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, 20 और 10 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 200, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल 700 आ जाएगा। ये होगा दोस्तों। अब हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ क्या रहा है, ये x को 10% बढ़ाएगा तो ये x बराबर 12 आ जाएगा दोबारा, और इसको 30% बढ़ाएगा तो y बराबर 26 आ जाएगा। 20% का, सॉरी 20 का 30% 6 होगा, वो जोड़ दोगे तो 26 हो जाएगा उतना बढ़ाने के बाद। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 12 और 26 ये लेकर चलते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 26 का स्क्वायर 676, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 26 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 26 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 26 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 310, सॉरी 312 आई थी, 312 आएगा। कैसे, 12 का 26 में जब भी मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों तो इसका 260 प्लस 52 कर लो, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 312 हो जाएगा। हम इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12, 3 7 8 8 4 12 1 13, 3 6 3 9 1 10 1 11। तो ये नई जेड की जो वैल्यू आई है इतनी आई है। तो 700 पे कितना बढ़ा है, 1132 हुई है, तो 700 से कितना अधिक है, 432 अधिक है, 432 है ना, हाँ दोस्तों 432। अब 700 पे, तो 700 और इसको परसेंटेज में लिखने के लिए डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 61.7 इसके आसपास परसेंटेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए 56% के आसपास आया, यहाँ पे 61% के आसपास आ गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप जब x और y की वैल्यू जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके इंक्रीमेंट में वैल्यू डिफरेंट परसेंटेज आ रहा है, तो यानी इसका आंसर होगा कैन नॉट से। तो अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए पहला तो चीज़ ये अफेक्ट जो करता है, ये अगर इस x और y की कोई भी रेशियो स्टार्टिंग में नहीं दिया है, 1 2 3 4 का रेशियो नहीं दिया है, तो डिफरेंट वैल्यू मानेंगे अगर अपनी तरफ से, और दोनों में इंक्रीमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो ध्यान दीजिए कि इंक्रीमेंट जो फाइनल आएगा जेड में वो भी डिफरेंट आएगा। तो ऐसे में हमेशा आंसर होगा, दो चीज़ ध्यान रखना है, एक्स और वाई का रेशियो नहीं दिया है, और इन दोनों को रेशियो दिया होता फिर 20 और 30% का इंक्रीज करने की बात करता तो कोई ना कोई एक आंसर आ जाता। और ऐसे केसेस में जब रेशियो नहीं दिया है तो क्या आएगा, कैन नॉट से। समझ में आया? या फिर अगर रेशियो नहीं दिया है तो ये दोनों सेम ही इंक्रीमेंट की बात करें कि सेम तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 20 दोनों में हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो भी कोई ना कोई एक आंसर आएगा। वो आगे हम क्लियर कर देंगे आपके सामने में, क्वेश्चंस आएंगे लेकर के, और ये सभी एक क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए दोस्तों। अच्छा मेरे को लग रहा है कि एक पेज निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इसी पे हौच पौच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि z की ये वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये z की एक वैल्यू दिया है। ये बोल रहा है x और y दोनों को 20% से ही इंक्रीज किया है, डिफरेंट नहीं दिया है, तो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा z में। मान लेते हैं कि x और y दोनों को 10 मान लेते हैं, तो z की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा, ये भी 100 आएगा। तो z की इनिशियल वैल्यू जो आई वो 300 आई। अब 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो z
जेड डैश बोल देते हैं बढ़ाने के बाद। तो ये इसका 20% बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, इसका भी 20% बढ़ाएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जेड डैश बराबर क्या होगा 144, 12 का स्क्वायर, फिर दोबारा भी 12 का स्क्वायर, फिर दोबारा इन दोनों का मल्टीप्लाई ही है 144। तो यानी कितना बढ़ा है, ये 44 बढ़ गया, ये 44 बढ़ गया, ये 44, तीनों को अगर 44 बढ़ाओगे तो टोटल इंक्रीमेंट कितना आएगा, 4 3 12 120, 4 3 12 120, यानी 132। किस पे, 300 पे इतना बढ़ गया। अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में लेकर जाओगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया 44%। इनका इतना का इंक्रीमेंट आया। लेकिन क्या यार सर हर जगह सही है। अब हम इसकी वैल्यू को 10x की वैल्यू और 20y की वैल्यू ले लेते हैं चेक करने के लिए। फिर मैं वो बताऊंगा जो अभी मैंने आपको एक रूल बताया है। रूल क्या बताया, एक तरह से वो कॉन्सेप्ट है ना, कि रेशियो नहीं दिया है तो दोनों का इंक्रीमेंट अगर सेम वैल्यू से हो रहा है या सेम परसेंटेज पे हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, नहीं तो कैन नॉट से आंसर हो जाएगा। चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे। एक्स को हमने, जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर सॉरी 20 का स्क्वायर ये 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई 200, यानी जेड की वैल्यू जो आएगी वो 700 आ जाएगी। अब हमने इसको 10% बढ़ा दिया 12, इसका 10% बढ़ा दिया 24। अब यहाँ पे जेड डैश की वैल्यू हम देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर वही था ना, उसी पे लगाना है हमें, इसी फॉर्म पे। 12 का स्क्वायर 144, फिर इसी तरह 24 का स्क्वायर 576, फिर कितने का स्क्वायर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई था ना 12 और 24, हाँ 288। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 200 था दोस्त, यहाँ पे 88 बढ़ गया, यहाँ पे 400 था, यहाँ पे 176 बढ़ गया, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 44। अब अगर हमें इंक्रीमेंट ही पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से 400 700 में से घटा डिफरेंस निकालें। इससे अच्छा तो यही है ना कि 100 से ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, वही निकाल करके इस 700 पे सीधे हम परसेंटेज निकाल लें इंक्रीमेंट का। तो यहाँ पे 44 अधिक है, यहाँ पे 176 अधिक है, तो 176 44 और यहाँ पे 88 इतना अधिक है, किस पे 700 पे। अब सीधे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट करने हैं। 6 4 10 8 18 आप लिखना चाहते हो इसके बगल में लिख लो 18, 7 4 11 8 19 1 20, 1 और 2 208। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 से ये कैंसिल होगा 7, 1 मिनट 18 20 था ना, ये 3 हो जाएगा, 308 होगा ना दोस्तों। एक तो ये है ही 2 उसका हासिल, तो ये 308 हो जाएगा। 7 चौको 28, फिर 2 आएगा 7 चौको 28, यानी यहाँ पे भी 44% आया, यहाँ पे भी 44% आया था। यानी हमने वैल्यू चेंज करने से भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स और वाई की कोई वैल्यू तो दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन ये चीज़ दे दिया है सिमेट्रिसिज्म को फॉलो करने के लिए। इन्होंने कहा कि दोनों को ही 20% से, मतलब सेम परसेंटेज से दोनों को बढ़ा रहा है, इसलिए कोई ना कोई आंसर आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, z इक्वल टू ए बी बी सी ये दिया है। ये कह रहा है ए को और सी को 20% से बढ़ा रहा है और बी को 30% से बढ़ा रहा है, तो z में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बी ए प्लस सी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब जो एडिशन में जो चीज़ें हैं ना, ध्यान रखिएगा, एडिशन में जो चीज़ें हैं वो दोनों सेम चीज़ से अफेक्ट होती हैं। हमने वही सेम फॉलो, 10 और 10 तीनों को 10 10 ले लें, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 गुणे 10। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों, पहले 200 आएगी, और फिर इन दोनों को इनको दोनों का 20% बढ़ा दिया ए और सी को, यानी इसको सॉरी ए ये है सी ये है, इन दोनों को 20% बढ़ाया तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो और इसको 30% बढ़ाया बी वाले को तो ये 13 हो गया। अब ये सब 12 13 कैसे आएगा, देखो ये बेसिक चीज़ें हैं एकदम से, मैंने बेसिक क्लास में बता दिया। अंडरस्टूड। यहाँ पे सीधे मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हुआ हूँ और ये इन्हीं चीज़ों पे
जिन लोगों ने एकदम बेसिक एकदम ही नहीं किया है तो एकदम से इसको स्किप कर सकते हैं, पहले जाकर के बेसिक कर लो आप, फिर उसके बाद ये वीडियोस देखना। चलिए, तो अब उसी पे इस पे रखिए आप इसको, 12 और 12 दोनों को जोड़ेंगे 24, 24 में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और 72 कितना हो जाएगा, 240 मतलब 300 जो 312 आएगा ना, कितना था 24 जुड़े 13, हाँ 240 आ जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 11 3 312 आ जाएगा। जी, कितने पर से कितने बढ़ा, यहाँ पे क्या था 200 था, यहाँ पे कितना हो गया 312, बढ़ा कितना 112 बढ़ा, किस पे 200 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ये से कैंसिल, 56%। कोई आंसर है ऑप्शंस, ये है आंसर। तो क्या इसका डिफरेंट आंसर नहीं आएगा सर, अगर पूछना चाहते हो कि डिफरेंट आंसर आएगा कि नहीं, तो आप दूसरे x y z इनकी वैल्यू को चेंज करके मान सकते हो। इसको 10 मान लो, इसको मान लो 10 और इसको मान लो 20, एकदम रैंडम ले लो, ऐसे कर लो, देख लो तब। ये तो कॉमन में था ना, सॉरी ए बी सी डी के फॉर्म में, ए बी सी डी ए बी सी के फॉर्म में, तो बी ए प्लस सी था, यही था, तो 10 गुणे 30 यानी 300 आया z की वैल्यू। z डैश की वैल्यू मतलब इंक्रीज करने के बाद इसको 20% से बढ़ा रहा है तो 12, इसको 20% से बढ़ा रहा है तो 24, इसमें भी था ऐसे, हाँ डिफरेंट, इसको 30% से बढ़ा रहा है तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, 24 और ये 36। अगर देखो 30 में 13 में 36 का मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा मैं कैसे फास्ट करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ये 10 से ऊपर है ना, यानी 36 दहा में 60 360 होता है, फिर 36 दिया 108 होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 6 468 आएगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ, पहले 300 था अभी 168 आ गई, मतलब 468 आया, कितना बढ़ा 168 ज़्यादा हो गया, 168 किस पे 300 पे बढ़ा, तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखने के लिए 00 से 00 कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 56%। पहले भी कितना आ रहा था, पहले भी देखोगे आप 56% आया था और अभी भी 56%, यानी ये सही है। हम एग्जाम में दोनों तरीके से नहीं करेंगे, देखो आपको बहुत एकदम सटीक तरीका बता रहा हूँ, है ना, जो एकदम से एग्जाम में फॉलो करो। आप सेम वैल्यू पे करोगे वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखोगे 56.63 या ऐसे कुछ परसेंटेज आ गया और ऑप्शन में सिर्फ 56% दिया, तो आप कैन नॉट से आंसर लगाओगे। 43.339 और 43%, 44% नहीं आ रहा है और इसमें ऑप्शन में यही है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे नहीं लगाओगे आंसर, जब तक कि एग्जाम में बोला नहीं गया हो, क्वेश्चन में ये बोला नहीं होगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ेगा। समझ में आया आपको, वहाँ पे 2 बार चेक नहीं करेंगे, या तो ये कर लेना जो कि इजी कैलकुलेशन बताया 10-10 को मान करके चलोगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वैल्यू से, ये डिफरेंट वैल्यू से अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका एक्स और वाई का कोई रेशियो नहीं दिया है, डिफाइंड रेशियो नहीं दिया है, तो आंसर कैन नॉट से होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेशियो यहाँ पे भी नहीं दिया है, लेकिन ये इंक्रीमेंट सेम वैल्यू से हो रहा है। मान लीजिए आपने इसको 100 माना या इसको 1500 मान लिया, इसको किसी और को 700 मान लिया या 7 और 8 मान लिया, लेकिन वो जब सेम परसेंटेज से आप दोनों को बढ़ा रहे हो तो दोनों में ही तो इंक्रीमेंट होगा, सेम परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा दोनों में। उस तरह से ईजी ये होगा। कंफ्यूज अगर आपको कॉन्सेप्ट याद करने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं लग रही है या लग रहा है कि बहुत बर्डन हो जाएगा याद करने में, तो सीधे 10-10 अपनी तरफ से मान लो। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में से ना मिले तो सीधे कैन नॉट से वाला आंसर लगा दिया करो, दोबारा चेक करने, क्योंकि एग्जाम में मेरे को पता है कि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ कम टाइम में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करते टाइम पूरा एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे।
लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 20%, 10%, 30%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया. अब ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है क्यूबॉइड का? मान लीजिए लेंथ ये हो गया, बी से ब्रेथ हो गया, बी टी एच है दोस्तों, एच से हाइट हो गया. देखिए वॉल्यूम क्या होता है तो आपको बता देता हूँ, पूरे ही फॉर्मूले बता देता हूँ. एल बी एच ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा. कल को वॉल्यूम पूछ सकता है. दूसरा सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया या इसी को लेटरल सरफेस एरिया ऐसा कुछ बोल देगा वो, है ना. या फिर बोल सकता है क्यूबॉइड के फॉर्म में रूम के बारे में बता सकता है तो उसको रूम का वो पूछता है, बोलेगा दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का एरिया. सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये होता है रूम का एरिया. समझ में? अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया टी ए से तो ये हो जाएगा दोस्तों एल बी बी एच एल एच, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ये फार्मूला बना है, मैं ये पैरा आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उसमें बहुत डिटेल्स में बता दूंगा ये फार्मूला कैसे बना है. अभी फिलहाल ये तो हमें टोटल सरफेस एरिया की बात किया, यानी इस फॉर्मूले को हम अपने ध्यान में रखेंगे. हमने 10-10 मान लिया, मान लीजिए आप 2, 10-10 का मल्टीप्लाई शो हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 10-10 का मल्टीप्लाई शो हो जाएगा, यहाँ पे भी 10-10 का मल्टीप्लाई शो हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया स्टार्टिंग में 600 आ जाएगी. अभी ये कहा है कि 20%, 10% और 30% बढ़ाया गया, मतलब एल को 20% बढ़ाओगे तो ये 12 हो जाएगा. फिर एच को क्या है एल बी को 10% बढ़ाओगे 11, क्योंकि सबका सेम माना है ना, 10 हमने स्टार्टिंग माना है. एच को 30% बढ़ाओगे तो ये 13 हो जाएगा. अब ये चीज़ें यहाँ पे रख दो, 12 इन दोनों का एक बार मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है. तो 132, 143, 156 सबको जोड़ दो. 2, 3, 5 और 6 11, 15, 14, 29, 42, 1 43, यानी 43 गुणे 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 86 बढ़ा कितना 600 से 862, कितना बढ़ा, यानी 262 बढ़ा किस पे 600 पे. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, 6 से फिर ये डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 24, 2 6 के 18, 6 ये आएगा 43.6%. क्या ये आंसर है किसी में? नहीं है, 43 है. मैंने कहा ना जब तक ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बोला हो और या फिर ये ना बोला हो इसका रेशियो, एल बी एच का कोई रेशियो दिया है इसने. एक चीज़ आप सोचो, किसी न किसी चीज़ का ये फॉर्मूला है. ये पहले वाला जो था, इसको पहले हटा देता हूँ मैं. पहले वाला जो था ये सेक्शन, ये किसी न किसी चीज़ का मान लो कि फॉर्मूला है. मान लो कि यही जेड की जो वैल्यू है वो है क्या, वो है, एक मिनट, है ना, जेड की जो वैल्यू है दोस्त वो क्या है, वो समझो कि टोटल सरफेस एरिया थी. इसमें प्लस का साइन यूज किया गया था, डिफरेंट वैल्यू यूज की गई थी और ये डिफरेंट परसेंटेज से भी इंक्रीज होने की बात कही गई थी. तो हमारा आंसर क्या आ रहा था कैन नॉट से, वैसे 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था. मैंने कहा कि वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर चेंज करने पे वो और चेंज हो जा रहा था. समझ में आया आपको? वही सेम चीज़ है. तो यहाँ पे भी तो वही है, यहाँ पे भी ऐड करने की बात किया है, कुछ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने की बात किया है जी. मतलब कि टीएसए के फॉर्मूले में एडिशन का यूज है और जहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंबाइंडली यूज है वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया कि अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज करने की या सेम परसेंटेज से सभी वैल्यू में डिक्रीज करने की बात करेगा तो ही आंसर आएगा. अदरवाइज आप डिफरेंट उसमें वैल्यू लोगे तो डिफरेंट उसकी आंसर आएगा. अगर ये तीनों ही एल बी एच होते, मान लो अगर वॉल्यूम की बात करता, वॉल्यूम की,
तब क्या चेंज हो जाता, तब कोई ना कोई आंसर आता, क्योंकि इसमें एडिशन है ही नहीं, प्लस का साइन ही नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे हमेशा पता है कि रेशियो में परसेंटेज में चेंज नहीं आता है, उसके बेसिक फॉर्म में चेंज नहीं आता है। और वैसे भी अगर मैंने एक चीज़ और आपको बताया कि आपने 10-10 मान लिया, 10-10 पे आपको जो आंसर आ रहा है, अगर वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो आप आंसर लगाओगे ये। मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैसे हिट करना है क्वेश्चंस को, आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, दोबारा उसको चेक करने की जरूरत ना पड़े, समझ में, वो मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ। अब इसने देखिए मैंने कहा ना कि रेशियो दे दिया, अब रेशियो दे दिया यानी LBH की जो वैल्यू है दोस्तों 3:1, इससे लिमिट कर दिया, समझने की कोशिश करो। जब इससे लिमिट कर दिया मतलब इसको बांध दिया कि आप यही ले सकते हो, यानी 30, 20, 10 ये ले लो, 3, 2, 1 ये ले लो, या 300, 200, 100 ये ले लो, मतलब उसी के मल्टीपल में ले लो, मतलब उसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते, तो कोई ना कोई एक आंसर डेफिनेटली आएगा, समझ में। अब इसके अकॉर्डिंग कोशिश कर लेते हैं हम। अब कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को 20% से, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को 20% से डिक्रीज किया गया है दोस्तों, और हाइट को इंक्रीज किया गया है, हाइट को 30% से इंक्रीज। अब इसको 30% से इंक्रीज करोगे ये 13 हो जाएगा। कैसे 13 होगा, ये देखो 100, 130/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, 13 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13। ये बेसिक चीज़ों में मैंने बता रखा है, और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो एकदम से ये चीज़ें, तो उम्मीद भी मैं नहीं करूँगा कि आपके अगर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पेपर है और आप अभी भी ये चीज़ें सोच रहे हो कि 10 से सर 13 कैसे आ गया 30% बढ़ाने पे, तो इस साल का एग्ज़ाम तो आपसे निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इसके अलावा मैथ्स के अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी फिर आपको। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ आपसे कि आपने बेसिक क्लासेस कर रखी होंगी। चलिए 20% से जब डिक्रीज करेंगे तो 20 का 20% 4 होगा, डिक्रीज करोगे 16 हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू 16 हो गई। एल की वैल्यू इस 30 को 20% से डिक्रीज करोगे तो 30 का 20% कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 को 30 से कम करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप मतलब नई जो वैल्यू आई 13, ये वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरियाज ऑफ द 4 वॉल। 4 वॉल का मैंने अभी बताया था आपको, चारों दीवालों का एरिया के लिए 2HLB, LB को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 40, और 13 दूनी 26, 26 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना होगा टोटल, 26 चौको 104 होता है ना, 26 चौको 104, जीरो लगा दो लास्ट में, यानी स्टार्ट ये वैल्यू आएगी, ये तो इंक्रीज्ड वैल्यू है, और 10 हमने स्टार्टिंग में लिया क्या था, 30, 20, 10, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग एरिया जो आएगी वो मल्टीप्लाई किसको था, हाइट को ना, 2 गुणे हाइट 10 और इन दोनों का जोड़ 50, ये कितना आ गया 1000, यानी यहाँ पे 1000 इंक्रीमेंट और डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद 1040 बढ़ा, कितना 1000 से 1040 बन गया, यानी 40 बढ़ा किस पे, 1000 पे। बस परसेंटेज में निकाल करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 क्या हुआ, 4 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ क्योंकि बढ़ा ही है ना, ये तो हम माइनस का साइन लगा देते तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 4 इंक्रीज। नेक्स्ट, Sudha saves 15% of income if her expenditure increased by 20%, saving increased by 60%, then what percent has her income increased। एक चीज़ बेसिक चीज़ें आपको बता ही देता हूँ। देखिए इनकम होती है कुछ, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेविंग्स यानी कुछ पैसे बचाते होंगे आप, कुछ पैसे आप खर्च करते होंगे, एक्सपेंडिचर है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वही कह सकते हो। इनकम ये बेसिक पार्ट है, इनकम के 2 कंपोनेंट हैं। अब इन्हीं में ये क्वेश्चन बनाता है, अब ये बोल रहा है कि सुधा का, देखिए
कोई चीज़ें इनकम हमेशा जब तक दी नहीं हो तो इनकम अपने आप में हमेशा 100% मान लेते हैं, कुछ खर्च करोगे तो कुछ बचेगा। अब सुधा 15% सेव करती है, मान लीजिए 15% सेव करती है, तो खर्च कितना करती होगी? 85%। इनकम कितना होगा? 100%। यही ना। अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया जाएगा, इसको 20% बढ़ा दो। 85 का 20% कितना होगा? 17 होगा, 102 हो जाएगा। यहाँ पे 102 हो गया बढ़ाने के बाद। कितना? 20%। और तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले ये समझिए। सेविंग्स को 60% बढ़ा दिया, इसका 60% कितना होगा? 15 छक्का 90 यानी 9 होगा। इतना बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 24%। तो ये टोटल दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा? इनकम, नई इनकम कितनी आएगी? 126%। 126%। यहाँ से कितना बढ़ा? 100% से कितना बढ़ गया? 26% बढ़ गया। आंसर क्या आ गया? ये आ गया ए पार्ट। अब मान लीजिए हमने ये तो चलो 100 पे हमने ले लिया, हम इसे सीधे बताते हैं। देखो चेंज ही तो पूछ रहा है वो। इसका 20% बढ़ाने की बात किया है। 85 का 20% कितना होता है? 17 होता है। 20% का मतलब 1/5। 1/5 मतलब 85 का 1/5 17। 17 पचास 85 होता है। 15 का कितना बोला था? 60%। 15 का 60% का मतलब कि 3/5। 3/5 का मतलब 9। 9। अब ये चीज़ बताओ आप, ये इंक्रीमेंट ही तो आया है। जो बेसिक था, ये बेसिक, इस पे इंक्रीमेंट ही तो इतना आया है। ये इसके 100 इनकम 100 थी, तो ये इतना बढ़ेगा तो कितना हो गया? 26% बढ़ेगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दो, यही तो बढ़ा है। कहीं पे कम करने की बात करता तो यहाँ पे माइनस कर देते, यहाँ पे प्लस करते। यहाँ पे अगर माइनस करने की बात करता तो माइनस कर देते, दोनों जगह कम करने की बात करता तो दोनों जगह कम कर लेते। समझ में आ गया? तो इस तरह से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एन एम्प्लॉई यूज टू सेव 40%, सेव कर रहा है 40%। हिज सैलरी इंक्रीज 30%, हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज 20%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दी सेविंग्स? एक चीज़ ध्यान दीजिए, 40% सेव कर रहा है, 60% खर्च कर रहा होगा, तभी तो 100% इसका इनकम होगा। 100 इनकम है तो 40% खर्च करने की बात कर रहा है। कोई एक कंपोनेंट दे दिया तो ध्यान रखिए ये तीनों निकल गए आपके, क्योंकि 100 में से एक को कम करेंगे। लेकिन ये कब? जब बात में परसेंटेज की कर रहा हूँ, क्वेश्चन परसेंटेज पे हो तभी इसको 100 मानेंगे। अदरवाइज वो क्या पता कुछ आपको वैल्यू दे दे अपनी तरफ से। अगर वो बोल दिया परसेंटेज ना देकर के, उसने कहा कि 400 रुपया खर्च करता है, तो क्या इससे आप इनकम निकाल सकते हो? उसकी इनकम कितनी रही होगी? नहीं निकाल सकते। हो सकता है उस पर 5 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए में से 400 रुपया खर्च कर रहा हो या 400 रुपया बचा रहा हो सकता है उसके पास 20,000 रुपये इनकम। तो जब हमें रुपया दिया जाता है दोस्त, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लेकर के चलते वहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज दिया गया है। तो परसेंटेज ध्यान दीजिए, परसेंटेज में हम इसको 40% लेकर के चल रहे हैं तो दूसरा 60% ही आएगा, है ना। अब वो कितने रुपए का 60%, कितने रुपए का 40%, उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा बेसिक, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे एग्जाम में सॉल्व करते हुए। अब चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 40% सैलरी का सेव करता है और क्या कर रहे हैं? सैलरी 30% बढ़ती है, यानी यहाँ से सीधे सैलरी को 30% बढ़ा दो, 130 हो जाएगा ये। या तो ऐसे कह सकते हैं 30 बढ़ गया, चलो यहाँ पे लिख दिया नीचे। एक्सपेंसेस को 20% बढ़ाया, यानी 60 का 20% कितना होगा? 20% मतलब 1/5, 12 हो जाएगा, यानी इसको 12 बढ़ा दिया। तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज सेविंग? तो सेविंग्स में कितना का इंक्रीमेंट होगा? एक चीज़ ध्यान दो, इधर 12 बढ़ाया आपने, इधर टोटल 30 बढ़ाया, तो ये कितना बढ़ा होगा? ये तो राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसकी उधर जो वैल्यू जाती है यानी 18 बढ़ा होगा। 18 क्या बढ़ा होगा परसेंटेज में? किस पे? 40 पे। तो 18 40 पे कितना परसेंट होगा दोस्त? इससे ये कैंसिल, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यानी 45%। और वैसे भी ऐसे निकाल ही सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36 और 9 45, 45 आ जाएगा आंसर इसका। थोड़ा फास्ट अगर लगेगा तो आप स्लो कर लीजिएगा, है ना। एक्चुअली मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि सीडीएस वालों के एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
जो भी CDS में आए हुए क्वेश्चन है सब, और नीचे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि दिमाग थोड़ा घुमाएंगे। हालांकि वो SSC और CDS में नहीं आए हुए होते हैं, वो MBA के कैट वॉट में एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन 2-3 मैंने डाल रखे हैं कि बाय द वे अगर आपको लेवल बहुत हाई फाई कर दिया तो थोड़ा वहाँ उसको टच करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद स्पेंड 75%, स्पेंड्स का मतलब खर्चा 75 लिख दिया, परसेंटेज की ही बात कर रहा है अभी, पूरा ध्यान रखिएगा, और बाकी बचता है 25 बच जाता है, ये पूरा 100% है। ये कह रहा है ना कि सेव द रेस्ट। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ये 20% बढ़ा यानी 20 बढ़ गया। 100 पे 20% बढ़ने का मतलब 20 ही होता है, लेकिन 75 पे 20% बढ़ने का मतलब 15 होगा। इसे ध्यान दीजिएगा, ये 20% जब इनकम की बात कर रहा है तो इनकम तो ये है ना, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स है। तो ये ध्यान रखिए इसकी लैंग्वेज को कि इनकम पे 20% बढ़ा है यानी इस पे 20% बढ़ा है यानी ये 20 हो गया। इन एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, एक्सपेंडिचर इतना है, इसका 10% 7.5 होगा। कह रहा है कि इंक्रीज सेविंग कितना बढ़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, 20% टोटल बढ़ा है, 7.5 ये बढ़ा तो कितना बचा, ये 12.5 बचा ना। अब 25 का 12.5 कितना है, 50% है। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अरे 25 का आधा ही तो 12.5 है। 7.5 यहाँ बढ़ा, टोटल बढ़ा 20, 7.5 यहाँ बढ़ा तो ये 12.5 ही बढ़ा होगा ना। सोचने की बात है। और 12.5 बढ़ा होगा तो ये 25 का कितना है, 12.5, 25 का आधा है, आधे को हम 50% बोलते हैं। क्वेश्चन से एकदम पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई 30% इंक्रीज, हिज एक्सपेंस इंक्रीज 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। एक चीज ध्यान दो, सैलरी को तो इसने बोला कि ये 30% बढ़ी है, चलो मान लेते हैं कि सैलरी 100 रही होगी। ये कह रहा है कि एक्सपेंस 20% बढ़ा है। अरे भाई है कितना एक्सपेंस, सेविंग्स कितनी है, या सेविंग बताता या एक्सपेंस बताता, कोई एक बताता है इसमें से, तो दूसरा हम 100 में से माइनस करके निकाल ही लेते। लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। हो सकता है ये 40% हो सकता है ये 30% हो, ये 40% होगा तो ये 60% होगा, या 30% होगा तो ये 70% होगा, ये 10% होगा तो ये 90% हो जाएगा। तो भाई इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। कैन नॉट से आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल is twice that of banana. The cost of banana is 25% less than guava. If the cost of the apple increased by 20%, cost of banana increased by 10%, cost of guava increased 30%, then the percentage increase in the cost of 8 bananas, 2 apples, 9 guavas. इसी ध्यान दीजिए इसमें। अब हमें पहले सबसे पहले इनके रेशियो निकालना पड़ेगा। एप्पल का रेशियो, बनाना का रेशियो और गवावा का रेशियो। 25% लेस बोल रहा है ना, जिसके बारे में दिया है पहले सबसे पहले उसको निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द बनाना जो है 25% कम है, गवावा 25% को लिखते क्या है दोस्तों, 25% को लिखते हैं दोस्त 1/4, यानी ये गवावा है तो ये कम, 25% कम का मतलब एक कम यानी 3 बनाना हो जाएगा। और 3 बनाना है तो कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बनाना बोल रहा है कि बनाना एप्पल का जो है वो 2 गुना है, यानी 3 का 2 गुना 6। अब रेशियो आपको पता चल गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको आपको रेशियो पता चल गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 8 बनानास, यानी बनाना एक बनाना 3 रुपए का है तो 8 बनाना 24 रुपए का, 8 बनानास, 2 एप्पल 12 रुपये, 9 गवावा 9 चौको 36। पूछा क्या है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द, अच्छा
ये टोटल कितने रुपये हो, 12, 24, ये भी 36, ये भी 36, यानी 72 रुपये है ना। मान लेते हैं कि 72 आया इन सब का एडिशन। अब इसको बोल रहा है कि ये कितना इंक्रीज करने की कॉस्ट ऑफ एप्पल को 20% इंक्रीज किया। 20% इंक्रीज किया का मतलब 12 का 20% कितना होगा, 12 दूनी 24, 2.4। इसका बनाना का कितना किया, 10%, यानी ये भी 2.4। और कॉस्ट ऑफ गवावा का 30% किया, यानी इसका 10.8। भाई 36 दिया 108 होता है ना, तो 10.8 हो जाएगा इंक्रीज। इतना इंक्रीज हुआ। अब इतना इंक्रीज हुआ किस पे, इस पे हुआ ना, 72 पे। इन सबको जोड़ देते हैं, ये 44, अरे सॉरी 48 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे और इसके साथ जोड़ोगे 48, 4.8 इसमें जोड़ दो ना, 6, 15.6 किस पे, 72 पे। अब सीधे 15.6 बटा 72 परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करें। 4 से ये कैंसिल, 25 आएगा, 4 से ये कैंसिल, 18 चौको 72 होता है। 3 से कैंसिल हो गया 6, 3 से ये कैंसिल 5.2। अब इसमें से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 बचे 25, 30, 130 बटा 6, ये आएगा आपका। कितना हो जाएगा, 2, 1, 6% 21.66%, ये आएगा आंसर आपका। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखा था। अब ये जो 8 की बात किया है कि ये 2 है, ये 8 है, मतलब बनाना 8 है, और ये कितना 9 गवावास है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे उसकी वैल्यू निकाल लिया। ये वैल्यू इतनी आई। अब जो जैसे जैसे इंक्रीज करने की बात किया था, इसमें 20% का इंक्रीमेंट, और इसमें 10% का इंक्रीमेंट, और इसने बोला था इसने कि 30% का इंक्रीमेंट, तो ये वैल्यू आई। तो ये टोटल इंक्रीमेंट हो गया, और टोटल वैल्यू ये थी स्टार्टिंग की। तो ये इंक्रीमेंट इसके ऊपर कितना परसेंटेज बनाएगा, वो परसेंटेज आ गया 21.66%। चीज़ें फिर से देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को फास्ट लगता है तो। किसी को फास्ट लगेगा अच्छा तो इसको देख लीजिएगा आप दोबारा से रिवाइंड करके। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द राजू 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, देन हिज सेविंग इंक्रीज बाई 12,000। ये रुपया दे दिया है। अब पूछा होगा कुछ रुपए में ही। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग। सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, जो स्टार्टिंग वाली है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, रेशियो निकालेंगे हम। 44.44% को हम लिख क्या सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दो, 11 पॉइंट यही तो है, इसी का 4 गुना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1/9। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 4/9। इसका मतलब क्या है कि मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से इतनी अधिक है, यानी ये एक्सपेंडिचर है और इनकम 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 13 इनकम हो गई, 9 एक्सपेंडिचर हो गई, तो भाई 4 सेविंग्स हो गई, सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम, ये हो गए। तो ये टोटल आपका रेशियो है, ये रेशियो है, ध्यान रखिएगा। अब जो जो बोल रहा है उस तरह से हम करते चलते हैं। अगर इसको थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए आप 0 0 हर जगह पे ले लो, थोड़ा उसका परसेंटेज निकालना आसान होगा। इनकम का इंक्रीमेंट कितना आया दोस्त, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60%। इसका 60% कितना होगा, 130 का 60%, 10% 13 हो जाएगा, 13 छक 78 होगा। ये इंक्रीज करने की बात कहा है, इंक्रीज लिखा है ना यहाँ पे, 60% इंक्रीज यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज 70%। इसका 70% कितना होगा दोस्त, 9×63, 63 हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट की बात किया है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये 63 बढ़ा और टोटल बढ़ा 78%। तो ये कितना परसेंटेज बढ़ा होगा, ये इसमें से ये सीधे माइनस कर लो, 15% बढ़ा हुआ। 15 और 73 जब जोड़ेंगे तभी तो 78 आएगा। ये RHS है, ये LHS है, समझ में आया आपको।
अब ये परसेंटेज में तो 15% बढ़ा, लेकिन उसने वैल्यू में दे रखा है इसी को 12,000। 15% बराबर 12,000, 15 वट्ठे 120 होता है, तो 800, यानी 1% की जो वैल्यू होगी दोस्त वो 800 आएगी। अब 100% की वैल्यू जो होगी वो 8,000 हो जाएगी। हालांकि ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये दे ही दिया ना, 15% बराबर क्या दिया, 15% बराबर 1,000, सॉरी 12,000 दे ही दिया। अब वो पूछा क्या है लास्ट में, इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल सेविंग। इनिशियल एक्सपेंडिचर ये है, इनिशियल सेविंग ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 50। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 15% बराबर, सॉरी 15 यूनिट लगा लो ऐसे, 15 यूनिट बराबर, क्योंकि ये 15 यूनिट ही है ना, परसेंटेज लिखो यूनिट लिखो जो कुछ भी लिखना है लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 15 बराबर 120 दिया है, तो 50 बराबर क्या होगा, मान लीजिए इसको परसेंटेज या यूनिट ही है, तो 1 बराबर 800 हो जाएगा, 800, तो 800 से सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे 50 में, तो ये इसका हो जाएगा 40,000 आ जाएगा। अब आपको कोई कोई कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये परसेंटेज लिखा है सर आपने, ये परसेंटेज ही रहेगा कि क्या रहेगा, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि ये 13 दिया है ना, 130 दिया है, 130 परसेंटेज हो चाहे यूनिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसको काट भी तो नहीं रहे हैं ना, हम तो सीधे एक इसकी 15 की कुछ वैल्यू आई और हमें 50 की वैल्यू चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस चाहिए ना, 40 और 90 के बीच का डिफरेंस, 50 की वैल्यू चाहिए, इस 15 की वैल्यू 1,000, अरे 12,000 उसने दे ही रखी है। आप उसको परसेंटेज लिखो, रेशियो बोल दो, बोलने के लिए उसको कुछ भी बोल दो, U, X, Y, Z, N कुछ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उसको कट पीट कर ही नहीं रहे हो उसके फॉर्मूले पे, परसेंटेज के फॉर्मूले पे, तब तक उसका कोई चेंज नहीं होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, तो 40 आ जाएगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दोस्त, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन आर 66.2/3% मोर देन, ये मोर की बात कर रहा है, मोर देन मंथली सेविंग्स। एक्सपेंस जो है इतना ज़्यादा है, इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीज बाई 44%, हर मंथली expenses increase by 60%, then there is an increase of 1040 in her monthly savings. What is the initial expenditure? Initial expenditure की बात किया, कुछ नहीं, इसको सीधे डिकोड करो। इसको हम परसेंटेज को हम लिखते क्या है फ्रैक्शन के पार्ट में, 2/3। अब ये बोला क्या है, ये किससे अधिक है, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन, अधिक किससे है, मंथली सेविंग से। जिससे बोला जाता है दोस्त वो होता है उसका डिनोमिनेटर, यानी ये सेविंग है, ये अधिक है, मतलब 2 अधिक है, 3 में 2 अधिक जो हो गए तो 5, 5 क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इनकम, इन दोनों का जोड़ ही तो इनकम होता है, तो 8 क्या हो जाएगा दोस्त, इनकम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो अब ये बन गया 3, 5, 8, ये हो गया। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप 0 0 ले सकते हो, अगर उसमें कोई वैल्यू ऐसी दिया है जिसमें जोड़ने घटाने से कुछ आ सकता है, मतलब परसेंटेज निकालना है तो 0 0 पर रहता है तो कट जाता है इजीली थोड़ा। चलो देखते हैं, इफ़ हर मंथली इनकम, यानी ये पार्ट 44% से बढ़ जाती है, इसको 44, इसका 44% कितना हो गया, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, ये है यार, यानी इतना बढ़ती है, इससे इतना बढ़ती है। अब ये जो है इसका 44% है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप 44% को फ्रैक्शन पार्ट में लिखो, 80 से कंपेयर कर तो ये 0 से 0 कैंसिल है ना, ये पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ से 10 कैंसिल, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, ये 35.2 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, सर ये कैसे ठीक करें, भाई रट के ठीक करना है, रट के ठीक कर लो, पहले से याद है आपको पहाड़े वहाड़े तो सही है, क्योंकि ये हेल्प करती है वहाँ पे कैलकुलेशंस में, आपकी गलतियाँ कम से कम होने देती हैं।
अब मान लीजिए यहाँ पे 35.2 की जगह पे मैंने 33.2 लिख दिया होता, तो वो तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं गलत होता, और गलत होता तो फिर दोबारा क्वेश्चन करते तो टाइम ज़्यादा लगता, यानी एक और क्वेश्चन का टाइम हमने इसमें खराब कर दिया। और उसके वजह से जब एक ही क्वेश्चन को 2 बार करते हो तो आपका दिमाग भी खराब होता है और उसका इफेक्ट जाता है आपके और क्वेश्चंस पे। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हैं कि आपको एटलीस्ट, है ना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 20 तक तो पहाड़े याद कर लो, 50 तक के आपके स्क्वायर एकदम जुबान पे होने चाहिए, और 20 से 20 तक क्यूब भी, है ना, ये बेसिक नीड है। अगर ये कर सकते हो तो ये 30 तक कर लो, ये 50 तो सफिशियंट है, ये भी 30 तक कर लो। हेल्प ही करेंगी कैलकुलेशन को जल्दी करने में, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में ये हेल्प करती हैं, और कुछ नहीं। चलो ये इतना बढ़ा। अब क्या बोला है इसने, 44%। मंथली एक्सपेंस में 60% का इंक्रीज, इसका 60% कितना होगा, 30, यानी 6×5 = 30 होता है ना, 60% 30 हो जाएगा, 30। देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये 35 ये बराबर, ये 35.2 ज़्यादा बढ़ गया था, ये 30 बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ा होगा भाई, ये 5.2 ही तो बढ़ा होगा, इतना ही बढ़ा होगा। अब ये 5.2 ना दे करके इसने दे दिया है इतने का मंथली सेविंग्स में इंक्रीमेंट, वो रुपए में दे दिया, यानी 5.2 बराबर, चलो यूनिट लगा लो या एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये वैल्यू दे दी है इसने। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा किसके, 52 के बराबर, यूनिट के बराबर। 52 से ये कैंसिल होगा 2 बार, यानी 2, 1 यूनिट बराबर 200। और पूछा क्या है इसने, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना होगा। इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये जो कैलकुलेशन आ रही है उनका बेस फॉर्म ये है, तो एक्सपेंडिचर कितना था, 50 था, सीधे इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 यूनिट की ही तो बात कर रहा है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर तो यही है ना, स्टार्टिंग का एक्सपेंडिचर 50 यूनिट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 हो जाएगा, 3 जीरो और लगा दो, यानी 10,000 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले, 2013-14 के आसपास सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आए थे ये, है ना, कुछ सूखा फल ऐसे वैसे करके दे देता था। अभी कराता हूँ इसको, है ना, लगभग 1 घंटे हो गए हैं आपके। मेरे को जुकाम भी आ रखा है। कितने क्वेश्चन हैं इस वाले सीरीज में, इसमें है 28, फिर आगे वाले में है 23, टोटल 51 क्वेश्चन है और 33 वो थे, 84 क्वेश्चंस लिए थे मैंने। सही है, इतने तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं अच्छे एग्जाम्स में वही हैं। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे दोस्तों। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75%। देखिए ग्रेप में कोई फ्रूट होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वाटर कंटेंट होता है, कुछ वाटर होता है, और कुछ उसका गुद्दा जो बोलते हैं, जो पल्प, है ना, पल्प होता है। यही 2 चीज़ों से एक फ्रूट बनता है ना। वो फ्रेश फ्रूट हो सकता है, वही आपका ड्राई फ्रूट हो सकता है, ड्राई फ्रूट, समझा है। ड्राई फ्रूट में ये पानी और कम हो जाता होगा, पल्प तो जितना फ्रेश रहेगा उतना इसमें भी रहेगा। ये थोड़ी आसमान में एवोपरेट होता है। मान लीजिए आपके पास एक आम एकदम से पका हुआ है और एक आम एकदम से गर्मी के कारण एकदम से सूख गया है, तो पल्प जितना पके हुए आम में था वो उतना ही रहेगा। कम क्या होता है, पानी कम होता है, क्योंकि जो उसमें वाटर कंटेंट था वो वाष्प बन करके उड़ जाता है या इवेपोरेट हो जाता है, यही कहते हैं ना। तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान जरूर रखेंगे इन क्वेश्चंस को करते हुए, प्रैक्टिकल थोड़ा क्वेश्चन है ये। फ्रेश ग्रेप्स में वाटर कितना है, 75%, तो ध्यान दीजिए 25% क्या होगा, पल्प होगा, तभी तो टोटल फ्रूट बन जाएगा, टोटल 100% हुआ होगा। सेम उसी की तरह से है, 25% ये लिख भी दिया है उसने, अच्छा नहीं लिखा है, ड्राई फ्रूट ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 75% वाटर, whereas dry grapes
25% वाटर। अच्छा, ये तो फ्रेश वाले का है, और ड्राई में ये 25% हो गया, यानी कुछ उड़ गया। चलो, ये तो यहाँ पे जो 25 था वही यहाँ पे भी 25 ही होगा, ये 25 ही होगा ना। मान लीजिए ये परसेंटेज ना होकर कोई वैल्यू हो, जितना यहाँ पे पहले पल्प था पल्प तो वही रहेगा ना। ड्राई बनने से क्या चेंज हुआ, ड्राई बनने से पानी उड़ गया, तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया, 50 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 100 फ्रूट अगर फ्रेश लेते हैं तो उससे 50 ही ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं। अब पूछा जो है वही निकाल दो। हाउ मेनी केजी ऑफ द फ्रेश ग्रेप्स रिक्वायर्ड टू गेट 40 केजी ऑफ द ड्राई ग्रेप्स। एक मिनट दोस्त, हम बनाना क्या है, बनाना है दोस्तों how many kg of the fresh grapes are required to 20 kg of the dry। एक मिनट परसेंटेज ये बोला है ना, तो किसी चीज़ों में तो टोटल परसेंटेज, सॉरी इधर ये गलत है। ये तो वैल्यू हम 25 लेते तो वैल्यू 25 आती, लेकिन ये बात सिर्फ परसेंटेज ही कर रहा है। जब ये 25% हुआ तो दूसरी चीज़ 75% हो जाएगी, ये इससे कितना अधिक है। अब इसको भी 75 करेंगे, इसको 75 करेंगे कब, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों को सेम ही करना पड़ेगा ना। पल्प पहले भी जितना था उतना ही तो अभी है, अभी 75% पे कह रहा है। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा, यानी 300, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी पहले 300 फ्रेश में से कितना 100 ड्राई निकल रहा है। तो पूछा क्या है कि 20 ड्राई ग्रेप्स चाहिए तो हमें कितना फ्रेश निकल, कितने फ्रेश, हाउ मेनी केजी ऑफ द फ्रेश ग्रेप्स आर रिक्वायर्ड, 60 आएगा आंसर, ये आएगा। तो 3 गुना चाहिए ना उसमें। जब यहाँ पे 25% वाटर बचता है तो ये 75% बनता है, पहले 25% था तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, मतलब ये इंक्रीज नहीं हुआ है, ये कम हुआ है। किसी की दूसरा और तरीका बताऊं इसको करने का, एकदम प्रैक्टिकल। देखिए 75% वाटर था, 25% क्या बच रहा होगा, इसके अंदर गुद्दा या पल्प कह सकते हैं, टोटल 100% है, यानी 100% का 25%, मतलब टोटल फ्रूट, ये टोटल फ्रूट था ना, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट का 25% क्या था, पल्प था। यहाँ पे बोला इन्होंने कि 25% वाटर है, तो कितना है 75% ये है, 75% ये है। ये कितना परसेंटेज था टोटल फ्रूट का, 25% था। 25% मतलब 1/4 था, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 75। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत ही पहले 60 नहीं आया आंसर, आंसर इसका 80 आएगा, क्योंकि मैंने उसको जोड़ा ही नहीं आगे वैल्यू को। 75% वाटर कंटेंट, पल्प है इसका 25, टोटल 100, ये आएगा। फिर ये कह रहा है कि ये 25 ही बचता है और आसमान में उड़ जाता, तो पल्प कितना हुआ 75%, ये परसेंटेज में है 75%, तब ये जाकर के 100% है। लेकिन ये पहले भी सेम था और अभी भी सेम है, परसेंटेज के फॉर्म में चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी के फॉर्म में सेम ही था। अभी मान लीजिए 75 है तो पहले भी 75 ही रहा होगा,
है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब किसी के रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक पार्ट में, तो वो सब में 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ये कितना 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 75 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। और ये यही कम हुआ है। अब यहाँ पे भी 75 ये है, यहाँ पे भी ये सेम है, यानी 300 में से 100 बना। ड्राई है, ड्राई फ्रूट है, और ये फ्रेश फ्रूट है। हाँ सही है, 60 ही आएगा आंसर, सही मेरे को लगा कि अगर मैं एकदम प्रैक्टिकल पे इस पे बात करूँ, देखिए इन क्वेश्चन को पहले से ये नहीं है कि पहले से करके आता हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके सोचने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एकदम लैंग्वेज बेस्ड बात करूँ, इसको हटा ही दो, ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया, आंसर तो आ गए, चलो देखते हैं दूसरे तरीके से आंसर चेंज तो नहीं हो रहा है। 25% यहाँ पे पल्प था, अगर ये 100 था तो 25% पल्प हुआ करता था। यहाँ पे भी 25% ही पल्प है। हाँ, यहाँ पे पानी हट गया तो ये परसेंटेज तो चेंज हो गया। सही है, सही है, वही 60 आएगा आंसर। जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, उसको इक्वेट कर लेते हैं, उसको सेम बना लेते हैं। एक्चुअली में परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है रेशियो का, ये रेशियो के भी चैप्टर में आएगा। चलिए इस पे देखते हैं। फ्रेश चेरीज कंटेंस 99%, 99% वाटर है यहाँ पे, तो 1% क्या होगा, पल्प होगा। टोटल मान लीजिए 100% हुआ आपके पास। सपोज यू हैव 1 kg ऑफ द फ्रेश चेरी, आफ्टर अ फ्यू आवर्स इन सम वाटर एवोपरेट्स एंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द चेरीज बिकम 98%। अब ये 98% चेरीज हो गया, सॉरी वाटर हो गया, तो ये कितना होगा, 2। अब यहाँ पे ये पल्प तो चेंज ही नहीं होता है, पानी उड़ता है ना, तो ये भी 2 होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से उधर मल्टीप्लाई, तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 200 ये हो जाएगा, और ये मान लीजिए 100। इसके कहने का मतलब है कि 200 फ्रेश में 100 मिलेंगे आपको ड्राई। अब इसमें पूछा क्या है, द न्यू वेट ऑफ द चेरीज इन ग्राम, पूछा क्या है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स इन सन, पहले कितना था कुछ बोला है, अच्छा 1 kg ये लिखा है, 1 kg ऑफ फ्रेश, 1 kg उसका आधा ही हो जाएगा, 500 ग्राम मिलेगा। न्यू वेट 500 ग्राम, वही हो जा रहा है ना, 2 से 1 के रेशियो में हो जा रहा है, पहले जितना था उसका आधा बन जा रहा है। नेक्स्ट, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, तो 20% पल्प होना चाहिए, वाइल ड्राई ग्रेप्स 10% वाटर, ये 10% वाटर है, तो ये कितना हो जाएगा 90%। अब 20 से 90 कैसे आएगा, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा 4.5 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 100 में इधर भी 4.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, हर जगह पे 4.5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है ना, ये परसेंटेज के फॉर्म में है, तभी जाकर के ये कैलकुलेट होगा, यानी ये 450 और ये 100, यानी ये जो आ रहा है इसका 4.5 गुना कम आ रहा है। व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश, अभी ये बोल रहा है इसका 4.5 गुना है, मतलब जो ड्राई है, ड्राई का मतलब सूखने के बाद जो आया है उसका 4.5 गुना फ्रेश रहा होगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि ड्राई जो वेट है वो 250 kg है, तो टोटल फ्रेश कितना रहा होगा, यार 250 का ही तो मल्टीप्लाई कर दो ना 4.5 से, 4.5 का मतलब 9/2 होता है, इससे ये कैंसिल, 125, 9 25 45, 12 9 108, 8 4 12, 1125, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन होने लगे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत हवा बनाया जाता था जिस टाइम में नया नया क्वेश्चन आया था। जो चीज़ नहीं चेंज होती है पल्प, उसको इक्वेट कर लो, उसको बराबर कर लो। अब जब बराबर करने के लिए आप किसी में मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो उससे जो रेशियो अटैच है, मतलब ये 99 तो इसी के फॉर्म है ना, तो उसमें भी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके आगे वाले पार्ट में भी हर जगह मल्टीप्लाई वो करना पड़ता है, बस ये इसका यही कॉन्सेप्ट ही है।
क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, चलो लिख दिया। ड्राई ग्रेप्स कंटेंस 25% वाटर, 25%। अ ग्रेप मर्चेंट बाइज फ्रेश ग्रेप, अच्छा ये 80% है तो 20% पल्प हो जाएगा, और 20 ही यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये अगर 25% बना तो ये 75 हो गया, यहाँ पे तो ये मान लो 100 हो गया, और ये भी 100 हो गया। अब ये 75 पहले भी रहा होगा ना, तो ये 75 कैसे आएगा, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, 3.75 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा, आई थिंक 75 तभी होगा ना, 3.75 से मल्टीप्लाई करोगे 20 में तो 75 आएगा, यानी यही मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 375, यानी ये होगा, यहाँ से इतना आया। जो चीज़ें चेंज नहीं होती है, जिनकी प्रॉपर्टी चेंज, इवोपरेशन से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, उनको ही इक्वेट करना है इसको। ये 75 के बराबर इसको लेकर के आना है, तो कितना बढ़ेगा, है ना, 3.75 टाइम्स बढ़ जाएगा, तब जाकर के ये 100% निकलेगा। अब ये देखते हैं पूछा क्या है इसने। अ ग्रेप मर्चेंट बाइज फ्रेश ग्रेप, इतना 300 रुपया kg, ड्राई देम एंड सेल्स एट द 150 रुपीज़ kg, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, अब इसी के अकॉर्डिंग ये 150 रुपये, मान लीजिए ये केजी में है, अगर इसको यहाँ पे 0 लगा दिए, इसको 0 लगा, 300 रुपये, 30 रुपये का 1 kg, तो ये इसका 3.75 टाइम्स ज़्यादा ही होगा ना ये। इसको हम और क्या वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 3/4, 4 3 12 3 15, 15/4, ये लिखेंगे, ये होगा। इसका दाम कितना हो जाएगा, ये 1 kg बनाने के लिए 7.5 होगा, ये 7.5 हो जाएगा, 15/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 15/2 ये हो जाएगा 15, 225/2, यानी 112.5। ये मतलब कि इसको इतना बनाने के लिए, देखिए 1 kg अगर मान लीजिए इसको लिए, 1 kg बनाने के लिए हमें 3.75 गुना, मतलब 3.75 गुना लेना पड़ेगा, क्या, फ्रेश। तो फ्रेश 30 रुपया kg के हिसाब से मिल रहा है, तो उसका ये 3.75, सीधे 30 गुणे 3.75 kg, ये ले लो। वही चीज़ मैंने किया है, ये वहीं से आया हुआ है ना, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। बेच कितने में रहा है, मतलब उसको पड़ा 112.5 में, बेच कितने में रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, 150, यानी कि 37.5 का फ़ायदा हो रहा है उसको। अब किस पे, 1 इसे निकालना है तो निकाल लो आप, 100 से ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एक बार 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटा ही दो, सॉल्व कर लो। पूछा क्या, परसेंटेज के ही फॉर्म में पूछा है ना, 37.5 अपॉन 112.5, अरे पॉइंट दोनों में है तो निकाल ही दो यहाँ से, 25 से ऊपर 25 से नीचे जब हटाओगे तो 11 चौको 44, 45, नीचे 45 आ जाएगा, ये 4 3 12 3 15 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब कि 33 सही 3% का फ़ायदा होगा। कोई ऑप्शंस नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे काफ़ी, ये पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा ये चेंज करने का, ये इससे कितना गुना, मतलब कि कितना गुना ज़्यादा लेने पे एक क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट बन रहा है, फ्रेश फ्रूट कितना ज़्यादा लेने पे। हमें मान लीजिए 1 kg फ्रेश ड्राई फ्रूट निकालना है, तो हमें उसका 3.75 गुना ज़्यादा लेंगे, मतलब इतना गुना लेंगे फ्रेश, तो हमें ड्राई मिलेगा 1 kg।
तो उसी के कॉन्सेप्ट पे ये है। फिर उसके बाद इसने पूछ दिया है प्रॉफिट, यानी ये क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज में भी और रेशियो में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर, 50 kg ऑफ दीज ग्रेप्स आर ड्राइड। वेरी गुड। 80% तो ये 20%, ये टोटल 100%। अब क्या कह रहा है कि 50 kg ऑफ दीज ग्रेप्स आर ड्राइड टिल द वेट बिकम्स 40 kg। 80, चलो निकाल लेते हैं, एकदम बेसिक से करेंगे, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है। 50 kg है ना फ्रेश, और ये बन जाता है 40 kg पे। इसका 80%, 8 × 40 यानी 40 kg क्या है, इसका वाटर है, और ये फिर कितना है 20%, मतलब 10 kg इसका क्या है, ये उसके अंदर पल्प है, पल्प, सॉरी ये पल्प, और ये टोटल फ्रूट इतना। अब ये बोल क्या रहा है कि 40 kg हमें ड्राइड फ्रूट बन जाए। अब ये पल्प तो चेंज नहीं होता, ये 10 यहाँ पे भी रहा होगा, तो यानी चेंज क्या होगा 30, ये चेंज हुआ होगा। पानी ही तो उड़ेगा, उसके अंदर का जो गुद्दा है वो थोड़ी उड़ेगा आसमान में गर्मी से या ड्राई होने पे। परसेंटेज दिस ग्रेप्स आर वाटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस ग्रेप्स, तो ये कह रहा है कि इसमें कितना परसेंट वाटर है, यानी 30 है कि 40 में 30 वाटर है, तो वो परसेंटेज निकाल लो, 75%, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये भी, अगर कोई सही से कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। अब ये ड्राई उराई सब गया, अब क्वेश्चन कुछ थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 25, 26, तो 28, मतलब कि अभी 9 क्वेश्चंस बचे हुए हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 20, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 1,60,000, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हैंड्स, पर्सनल, फैमिली एक्सपेंसेस, फिर टैक्स में और एजुकेशन लोन में, 3 जगह पे वो खर्च करता है। द रेस्ट सेविंग्स, पी 50% ऑफ द इनकम, मतलब पी ये खर्चा कहाँ कहाँ करता है, पी टी ई, एजुकेशन पे, टैक्सेस पे और इस पे। ये इनकम का 50% है, हटा दिया इसको। ई 20% ऑफ पी, ई जो है इसका 20% है, इसका 20% 10 होगा ना, 10। फिर टी वॉज 15% ऑफ ई, 15% इसका 15% बोल रहा है, 1.5। क्वेश्चन देख लिए, थोड़ी सी इन्होंने ऐसे खेला हुआ है। व्हेन द सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, ये 30% बढ़ गई। 30% बढ़ने का मतलब जानते हो क्या, 1,60,000 का 30%, 16 थे 48,000 आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। कितना 30% बढ़ा है, यानी 48,000 बढ़ जाएगी सैलरी। 30% का मतलब 48,000 बढ़ गई। अब क्या बोला है इसने, गॉट रेज्ड बाई 30%, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ द पी, बट ई बिकम्स 30% ऑफ पी, टी बिकम्स 20% ऑफ द सम ऑफ द टू सेविंग्स, द सम ऑफ द टू सेविंग्स, यानी पहले की सेविंग्स और अभी की सेविंग्स का सम पूछ रहा है। क्वेश्चन लेंदी है, डिफिकल्ट तो नहीं है। इनको सबको जोड़ोगे 50, 10, 60, ये 61 और 61.5, 61.5, मतलब ये होगा, यानी इसका 38.5%, किसका 1,60,000 का, ये इसका, ये पहली सेविंग है, सेविंग 1 लिख दिया। सेविंग 2 जो है, अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि कौन कौन सा कितना कितना बढ़ा। ये परसेंटेज ऑफ द लेवल 50, ही मेंटेन द परसेंटेज ऑफ द लेवल्स ऑफ 50%, 50% मतलब इसका 50, इसका 50, 80 और 24, 1,04,000 मतलब नया पी है,
नया पी है 1,04,000 और पहले इसका 50%, ई बिकम्स 30% ऑफ इसका 30%, इसका 30% कितना होगा? पहले 20% था, ये 30% हो गया, 15%, इसका 15%। ये दूसरा E2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये क्या बोल रहा है कि T बिकम्स 20% ऑफ E, इसका 20% मतलब 1/5 यानी 3, 50, ये तो मेंटेन है, वही सेम है, 50, 15, 65, 65, 30, 68, 68, तो कितना परसेंट? टोटल 100% था ना, इसको हटा ही दो, इसकी जरूरत भी नहीं है। 68%, यानी C2 जो है वो 32% है, S2 मतलब दूसरी सेविंग जो है 32%। 32% किसका? 32% इन दोनों का जोड़ करके, क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है ना अब, ये तो पहले वाले इनकम का था, तो सेविंग पहले वाली तो पहले वाले इनकम के अकॉर्डिंग होगी, दूसरी सेविंग दूसरे वाले इनकम के अकॉर्डिंग होगी, तो 48,000 इसमें और जोड़ दोगे तो ये 2,08,000। अब बस निकाल लो। पूछा क्या है? दोनों बचत का योग, इन दोनों को जोड़ना ही है। देखो कैसे, ये परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो कैंसिल, समझ में आया? ये पॉइंट्स हटेगा, बटा के 10 लिखेंगे तो पॉइंट्स हटेगा, तो ये भी जीरो कैंसिल। यहाँ पे ये परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो कैंसिल। अब सीधे इसको S1 S2 को अगर जोड़ने की बात करता है दोस्तों, तो स्मार्टली थोड़ा जोड़ते हैं। 385 इंटू 16 जीरो प्लस 32 गुणे 2080, 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, निकाल लेंगे। कर लेते हैं ऐसे, या तो सॉल्व भी कर लो, कोई इशू नहीं है। 0, 16, 25, 80, 16, 128, 28, 36, 80 को मतलब 8 जोड़ देंगे, 36 हो जाएगा, 13, 16, 3, 48, 61, ये आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 32 का, सीधे 4 छोड़े दो इसे। सोलह 96, 16 को 16 और 9, 25, 16 चौको 64, 64 और 2 64, 2 66, जोड़ लो 0 6। कैलकुलेशन वैसे खुद से ही कर लिया करो। 1 7 1 8 6 2 12, 12 81 60 है क्या? 12 81 60 कैलकुलेशन तो भैया खुद से ही कर लिया करो। ये तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो एग्जाम में क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट वगैरह से कर सकते हैं। 2 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा लास्ट में, जीरो के बाद, मतलब एक तो लास्ट में जीरो तो सब में आएगा, तो 6 आएगा। और यहाँ पे 16 16 25 80, यानी लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 0 बचा, यहाँ पे 6 0 हुआ, लास्ट में 6 0 आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 0 आएगा। अब 6 0 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर आ जाएगा बी वाला। तो ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में ये पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, स्मार्टली अप्रोच करेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन अ फैमिली। यहाँ पे खर्चा है उसका, यहाँ पे खर्चा है, यहाँ पे खर्चा है, रेस्ट और सेविंग्स, यानी यहाँ पे भी 4 चीज़ें हैं, मतलब कि फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस और चैरिटी में जाता है। जो उसकी फैमिली एक्सपेंसेस है 60% इनकम का, फिर टी जो है वो 20% ई का, फिर सी जो है इतना है। इसमें भी वैल्यू ही पूछा है, यानी वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। मेरे को लगा चलो परसेंटेज से काम चल जाएगा, बट नहीं। क्वेश्चंस करें वैसे ही ये क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। ये इनकम थी 50,000, इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। शेविंग है, सेव लिख देता हूँ यहाँ पे, और ई है फैमिली एक्सपेंसेस, टी से टैक्सेस हैं, सी से चैरिटी है।
ये कितना है, ई जो है वो 60% है, किसका, इसका 60% है। अब क्या है, टी जो है वो 20% ई का है, इसका 20% मतलब 12 होगा। परसेंटेज लगा लो, ये परसेंटेज फॉर्म में लिखा है तो इसको परसेंटेज। सी जो है 15% टी का है, 15% इसका, इसका 15% कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे, 180 यानी 1.8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। When सैलरी गॉट रेज्ड 40% सैलरी बढ़ जाती है। अब दूसरी कंडीशन हो गई, सैलरी 40% बढ़ गई। ये कह रहा है ही मेंटेन द लेवल ऑफ ई अभी भी 60% ही है। टी बिकम्स 30% ऑफ ई, इसका 30% मतलब कि 16 6 3 18 यानी ये 18% हो गया। और सी बिकम्स बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई, क्या बोला था यार, पहले क्या था, टी 20% था ई का, टी 20, अच्छा ये सी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 20% था, 1 मिनट, ये 12 था, ये 1.8 पिछली बार की तरह। टी का 20%, टी जो ई का 20% है, सही है पहले। सी जो है 15% टी का, इसका 15% ही है, सेम यहाँ पे भी ये 18% हो गया है। सी बिकम्स 20% ऑफ टी, इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 18 36 3.6%। बस अब हम निकालते हैं सेविंग्स दोनों में, इन तीनों को जोड़ करके 100 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल मान लो इनकम 100% है, ये खर्चे ही तो हैं ये तीनों, ये भी तीनों खर्चे ही हैं। 100 में से निकालोगे तो ये बचेगा 72 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 73 मतलब 74 यानी 26.4 यानी ये 26.4% इनकम है और सेविंग है इसकी। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 78 3 81 होता है ना, 78 3 81, 81.6 यानी उधर से कितना है, अभी सेविंग्स कितनी हुई, 81.6, 18.4% ये सेविंग्स यहाँ पे हुई। लेकिन ये किसकी, 40% इनकम बढ़ने की, इसका 40% कितना होगा, 50 का 40% होता है 5 को 20 यानी 70,000 का, ये 70,000 का कितना होगा दोस्तों, 18.4%। परसेंटेज को हटाने के लिए डबल जीरो नीचे। ये क्या पूछा, क्या है डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग्स, बस 50% का ये निकाल लो, ये आ गया, और 50,000 का पहले के अकॉर्डिंग 26.4 था, ये कितना था 26.28, तो यहाँ पे है तो 2 होगा, वो ये 4 होगा, 2 26.2 यही होगा ना, 72 1 73 मतलब 74 2 सही है। बस परसेंटेज यहाँ पे है तो यहाँ पे डबल जीरो लगा, डबल जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे भी डबल जीरो से कैंसिल, एक जीरो से यहाँ से कैंसिल तो ये पॉइंट हट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा, 18 7 8 7 56 136 हो जाएगा, 136 7 को 28 136 138 इतना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, 0 5 दूनी 10 26 5 130 130 131, क्या कर दिया यार, का अंतर। चलो ये शायद पॉइंट वाला कहीं ना कहीं कट जाएगा ये, तो 1388 और 1300, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 7 78। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक्स हुई होगी। 40% सैलरी कितनी बढ़ी है, इस सैलरी गॉट रेस 40%,
50 का 40% 20,000, 20,000 जोड़ देंगे 70,000। ही मेंटेन द लेवल ऑफ ई को उतना ही रखा यानी 60% रखा। टी बिकम्स 30% ऑफ ई, मतलब 36 के 18 हो गए। सी बिकम्स 20% ऑफ टी, इसका 20% मतलब कि 18 में 36 3.6 होगा। तो गलती कहाँ हुई है, कैलकुलेशन में हुई होगी थी। चलो देख ही लेते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 60 12 72 73.8 73.8 यानी कि 26.2% सेविंग्स पहले रही। किसके अकॉर्डिंग? 50,000 के अकॉर्डिंग। अब ये बढ़ करके सैलरी हो गई 70,000, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेविंग्स 81.6 यानी 18.4। किसके? हाँ, इसके अकॉर्डिंग 4। नीचे जीरो, ये परसेंटेज हटाने उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कैंसिल कर दो, डबल जीरो कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो। 7 को 28, 8 7 56, 58, 7 1 7, 5 12, 7 5 12 होगा ना। यहाँ पे 5 दूनी 10, 26 25 और 130 31। अच्छा, इसमें से ये माइनस होगा, यानी 13,100 में से 128 120 220, सॉरी 220 आएगा। इसमें से डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे 220 आएगा आंसर। बताओ ये कि क्वेश्चन को हमने गलती कहाँ की थी? कैलकुलेशन में गलती की थी और कहीं नहीं गलती की थी, ये कैलकुलेशन में गलती कर रखी थी लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ए बी दो बंदे हैं, इसकी 100 होगी तो इसकी 70, 30% कम की बात कर रहा है। इनकम ऑफ बी इज इतना परसेंट मोर देन इनकम ऑफ सी। एक हटाओ क्योंकि सी को इंक्लूड कर दिया, तो पहले उसको देखेंगे क्या कह रहा है। अच्छा, 137.5% को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? मेन क्वेश्चन यहीं तक पढ़ना है, आगे तो सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग। इफ द इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन इनकम ऑफ बी, ये 30% की वैल्यू ही है, समझो। ये 30% बराबर इतना है तो 100% बराबर निकल जाएगा। ये इसका तो क्या हो जाए, सी का इनकम। आसान ही है, चलो इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 100% प्लस 37.5% कह सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू 3/8 होती है, मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखा है। 100% को 1 लिखते हैं तो ये क्या रेशियो हो गया? 11/8 ये हो गया। ये कह रहा है किससे अधिक है, यानी सी से, यानी सी ये है इतना अधिक है। इसमें दो जोड़ दोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी, 19। यानी सी बी ए इनका रेशियो होगा, ये 8 और ये 19 तो हो गया, लेकिन इससे अब परसेंटेज में ये पूछा है, बोला है कि इतना कम है 30%। अगर हम 0 0 ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान होता है। अब ये 80 हो गया, ये 190 हो गया। 190 का 30%, 19 दिया कितना होता है? 76। सॉरी नॉट त्रिकेश, 19 सतह कितना होता है? 133, 963, हाँ 133।
1957, 1976 में बोल रहा, दिमागी काम करना बंद कर दिया है, काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। हो गया, ये आपका रेशियो आ गया। इससे 30% कम यानी 70% की वैल्यू है ना। अब ये जो हो गया रेशियो इनके इनकम का। अब बोला क्या है कि ए की जो इनकम है 20 से इतनी कम है, ये रुपए में दे दिया। इससे ये कितना कम है, 57 यूनिट में ले लेते हैं इसको। 57 यूनिट है, 2850, इसके बराबर ये है। 57 का कितना गुना है, 5 गुना आई थिंक, 7×5 = 35, हाँ 5 गुना, यानी एक यूनिट बराबर कितना है, 500 है। अब पूछा क्या है कि इनकम ऑफ बी, बी कितना 80 यूनिट है, तो 8×5 = 40, 30, 40 ज़रा जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सभी रेशियो के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, ए 25% लेस है बी से, बी इज 30% लेस देन सी, सी इज 50% मोर देन डी। इजी यहाँ से होगा, डी को हमने मान लिया 50% मोर देन डी, ऐसे हो जाएगा। डी को अगर हम 100 मान ले तो इससे 150%, मतलब इससे 50% ज़्यादा सी हो जाएगा। और फिर सी के अकॉर्डिंग ये 30% लेस देन सी बोला है, यानी 30% लेस का मतलब 45 इसमें कम कर दो, यानी बी की जो वैल्यू हो गई 105 हो जाएगी। अब इससे भी 25% लेस बोलना है, यानी 3/4, मतलब 75% बोलना है। इसका 75% 3/4 ही होगा, यानी 15, 315/4। ये तो और ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया। 7 चौको 28, 3 28, 3 5 8 दशमलव समथिंग, 8 3 5 32, 75 ये आएगा। 78.75 ये ए की वैल्यू हो गई। अब सबकी वैल्यू पता ही चल गई। पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ए और सी कितना था, 150, ये कितना है 78.75, तो यानी 1.25 ये हो गया 20 और 70, 71.25 की यूनिट के वैल्यू जो दिया है 285 दिया, ऐसे ही है। तो बी का 33 1/3% कितना होगा, यानी बी का, इसका 1/3 ही पूछ रहा है। 1/3 का मतलब इसका क्या हो गया, 35 का है ना, 3 गुना ये, इसके बराबर ये है, तो 35 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लो। इसके आधे से थोड़ा सा कम ही होगा, इसका आधा 140 है, सॉरी 140 है, 140 आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में, बिना क्वेश्चन किए ही बता रहा हूँ। देखिए 71.25 के बराबर 285 है, और 35 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 35 का दुगना ही तो 70 होता है, और 70 से जस्ट ज़्यादा है, यानी इसके आधे से थोड़ा कम, इसका आधा 142.25 हो, 142.5 होगा। 142.5 से थोड़ा सा नीचे कौन सा आंसर है, देख लो। 142.5 से थोड़ा सा नीचे कौन सा है, 140 है आंसर, क्योंकि और तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में दिए हैं, आएगा इससे नीचे। 142 से नीचे आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 120 बहुत ज़्यादा नीचे है, 115 उससे भी ज़्यादा नीचे है, तो आंसर आपका 140 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना होगा दोस्तों, मैं थक गया हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। चौबीस नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक एग्जाम इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑफ ए ने जितना ऑब्टेन किया उससे बी ने 20% ज़्यादा। ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स देन दोज ऑब्टेन बाई सी, डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन बाई सी। बाई व्हाट परसेंटेज आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दोज ऑफ ए। कुछ भी नहीं करना है, एक तरह से देखा जाए तो बस ए बी सी की वैल्यू पता हो जाए। ए बी सी का सबसे किसको इक्वेट किया जा रहा है, देखिए सी को 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ए से रिलेशंस बताया जा रहा है,
और सी का डी से भी रिलेशंस बताया जा रहा है। यानी सी को मान लो कुछ, सी को 100 मान लिए, इससे 20% ज़्यादा यानी 120, 20% ज़्यादा डी है ना, दो सी से तो 20, और एक 90%, 90 होगा क्योंकि 10% कम बोलना है, 10% लेस मार्क्स देन सी, तो ए का 10% कम है बी का इससे। और कंपैरिजन भी किससे किया है, ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दोज ऑफ ऑब्टेन्ड बाय ए। ये कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, डी के जो मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं ए से, कितने ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है किससे, ए से। कितने, अब 30 90, 30 ज़्यादा है 90 के अकॉर्डिंग, तो यानी कितना फ्रैक्शन बनेगा, 1/3 का, 1/3 का फ्रैक्शन 33.33% है। वैसे भी ये आंसर क्वेश्चन नहीं भी कर तो जल्दी में आंसर लगाना होता है, ऐसे ऑप्शंस आंसर में ही नहीं होता है, यही होगा आंसर, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये 100 बनाएंगे ही नहीं। ये क्या है, 13 या 99, सॉरी 33 या 99 एक 100, वो 100% को जब कैंसिल आउट करेंगे तो कहने का एक परसेंटेज को कैंसिल आउट करने के लिए 100 आना चाहिए ना ऊपर। जल्दी से आंसर लगाना होता तो भी आप लगा के जा सकते थे, बट वैसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन करना ही बेहतर है। A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? चलो किसी एक को मान लेते हैं, चलो स्टार्टिंग से A को 100 मान ले, B कितना है, B 20% मोर देन B, ये 20% मोर देन भी है, यानी ये 6 का मल्टीपल मानेंगे ना। अब कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, 20% की बात की गई है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों 1/5 होती है। A इज मोर देन B, यानी ये B है तो ये इससे एक अधिक यानी 6A हो जाएगा। अब B इज 25% मोर देन C, 25% की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1/4 होती है C से, यानी ये C है, इससे एक अधिक B है, B कितना हो जाएगा 5, और B यहाँ पे भी 5 आया है। जहाँ पे सेम नहीं आएगा वहाँ पे इक्वेट करेंगे, हम उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब क्या पूछा है, C इज 60% लेस देन D, C इज 60% लेस, 60% लेस का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, कुछ नहीं करने की, 60% लेस का मतलब 40% होता है। अगर कोई 10 है तो ये 4 होगा, यानी C ऑलरेडी 4 दे रखा है तो D क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। D इज 20% मोर देन E, 20% मोर देन E, यानी ये कितना है, 20% मोर है, यानी ये 6 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अब खेला हो गया इसमें, यानी 3 का मल्टीपल लेंगे तब जा करके, देखिए 20% मोर का मतलब हो गया 1/5, यानी ये क्या है, E हो तो एक अधिक यानी 6D होगा। यहाँ पे 6 ना दे करके 10 है, अब 10 और 6 का दोनों का मल्टीपल लेंगे, कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, 30। जब इसको 30 बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा। अब 3 सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो यही होता है, एक में मल्टीप्लाई तो सभी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इसको हमने 60 बनाया था कैसे, डी को यहाँ पे तो 30 बना दिया, इसको 30 बनाएंगे कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया कि A B C D और E, 25 हो गया E, ये 30 हो गया, C कितना आया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 3 12, ये 12, और ये कितना आया था 15, और ये कितना आया था A 6 3 18। बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, D इज 60% लेस देन B, D 60% लेस देन B है, नहीं लेस तो है ही नहीं, ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। इज 28% मोर देन A, इससे 28% ज़्यादा है, नहीं 18 से 25, 28% नहीं आएगा, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे दिख जाता है। A इज़ 40% लेस देन D, A जो है इससे 40% कम है,
डी से ये 12 क्रम है, 12 30 का कितना परसेंटेज होगा? 6 से ऊपर 2, 6 से नीचे 5, परसेंटेज में चेंज करोगे तो हाँ 40%, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 40% लेस बोलना है ना, अगर 30 का 40% निकालोगे तो 12 आएगा, तो 30 में से 12 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि सही है। चलिए, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, वैसे परसेंटेज में भी डाल रखा है इन्होंने, सीडी स्टूडियोज में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 2 लाख बट हिज टैक्सेस ऑन द इनकम। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बाद में करा देता हूँ, यहाँ तक इसको मैं आगे के साथ इसके साथ करा दूंगा। 23 2 25 हो जाएगा, 25 इधर भी हो गया, ये 23 है, 2-3 क्वेश्चन उधर बचे हैं तो 25, यहाँ पे 25 मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस करा दूंगा। आज वैसे भी मैच स्टार्ट हो गया, 5 मार्च आज सेमीफाइनल है, तो मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।